Welcome to VH Classes. New concept, new study. Get ready to learn something new today. इस वीडियो में हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर मार्च 2026 का। ठीक है, और उसमें भी हम देखने वाले हैं राज्य की जो प्रमुख नीति और जो विधेयक आए थे मार्च 2026 में, कौन कौन सी नीतियां आई, कौन कौन सी विधेयक आए। ठीक है, और उनके अंदर क्या क्या जानकारी है, उन सब के बारे में हम यहाँ से विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जिनमें महत्वपूर्ण अगर बात करें तो हम देखने वाले हैं राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 और राजस्थान विश्व क्षेत्र विधेयक 2026 और राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य विधेयक 2026। महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय जयपुर में खोला जाएगा, उसके लिए विधेयक आया है, वो उसको देखने वाले हैं। राजस्थान जन विश्वास विधेयक 2026 और राजस्थान में चुनावी संबंधी जो नियम थे उनमें क्या बदलाव किया गया है उसके बारे में, और राजस्थान आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक शिक्षा विश्वविद्यालय अजमेर में जो खोला जाएगा उसके लिए भी देख लाया गया है। ठीक है, ये सारी जानकारी हम यहाँ पे कुछ जो नीतियां हैं और विधेयक है ये यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो पहली जो चीज है वो है राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी, हम देखने वाले हैं सबसे पहले। ठीक है, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी क्या है, क्या प्रावधान है, कब लागू की गई, कब यह है और इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो बात करें राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी, तो भजनलाल शर्मा ने नेतृत्व मतलब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में 18 मार्च 2026 को राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 को मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, यह नीति इंडिया सेमीकंडक्टर जो मिशन चलाया जा रहा है उसको पूरक के रूप में तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अग्रणी बनाना या सेमीकंडक्टर हब बनाने के रूप में यह नीति लागू की गई है। तो जो हमारी नीति है वो 18 मार्च 2026 को जारी की गई या लागू की गई। तो ये डेट आपको याद रखनी है। बात करें इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है, तो इस नीति का मुख्य उद्देश्य राजस्थान को सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डिजाइन, अनुसंधान, पैकेजिंग के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख केंद्र बनाना है। साथ ही उच्च तकनीकी निवेश आकर्षित करना है, निवेश को आकर्षित करना है, रोजगार को सृजन देना है, इलेक्ट्रॉनिक्स आधारित उद्योगों का विकास करना है, इसके प्रमुख लक्ष्य हैं। ठीक है, इसका नोडल जो विभाग है वो किसको बनाया गया है, तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया गया है। ठीक है, और नीति के अंतर्गत एक राज निवेश पोर्टल जारी किया गया है, जिसके तहत मतलब जो भी निवेश करेगा, जैसे जो विदेशी निवेश हो, यहाँ पे उद्योगपतियों के द्वारा जो निवेश हो या कोई स्टार्टअप के तहत निवेश किया जा रहा हो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, तो उसके लिए जो निवेश करने के लिए जो पोर्टल है वो है राज निवेश पोर्टल। इसके तहत ही कोई जो है निवेशक अपना निवेश कर सकता है। यह एक सिंगल विंडो क्लियरेंस है। ठीक है, यहीं पे सारी चीजें पंजीकरण हो, अनुदान हो, सब्सिडी हो, भूमि अनुदान हो, ठीक है, उसकी लोकेशन हो, वो सारी चीजें हैं जो सरकार के द्वारा एक ही स्थान पर प्रदान की जाएंगी और उसी के तहत ही इसके जो निवेश आएगा उसको यहाँ पे मंजूरी प्रदान की जाएगी, जिसके कारण यहाँ पे निवेश प्रक्रिया सरल और तेज होगी और साथ ही कैपेटिव रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देकर पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, आगे बात करें तो इसका फोकस क्या रहने वाला है इस नीति का, तो इसका मुख्य फोकस है चिप डिजाइन। चिप मतलब चिप वो डिजाइन जो हमारे फोन मोबाइल में आती हैं, जो चिप्स आती हैं जैसे एसडी कार्ड है, माइक्रोचिप आती है जो सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, उन चिप्स का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। ओसेट मतलब आउटसोर्सिंग सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग, मतलब यहाँ पे जो चिप्स बनाई जाएंगी उनको यहाँ पे सेमीकंडक्टर असेंबल यहाँ पे मतलब प्राप्त की जाएंगी, फिर उनकी टेस्टिंग भी की जाएगी। ठीक है, और एटीपीएमपी मतलब असेंबलिंग, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग, ये कार्य यहाँ पे किए जाएंगे। उनका निर्माण किया जाएगा, उनकी टेस्टिंग की जाएगी, उनकी मार्किंग की जाएगी और उनको पैकेजिंग जैसी इकाइयों के विकास पर यह केंद्रित है। इससे संबंध में अलग अलग इकाई, जैसे किसी ने असेंबल करने के लिए उनको बनाने के लिए इकाई खोल दी गई, दूसरी इकाई जैसी जहाँ पे उनकी टेस्टिंग होती है उसके लिए इकाई खोल दी, जहाँ तीसरा है कि जैसे मार्किंग के लिए उनके ऊपर जो नंबर आते हैं, ठीक है, मार्किंग होती है उनके लिए इकाई खोल दी, या चौथी इकाई के बारे में बात करें तो उनके पैकेजिंग, उनको पैक करने के लिए जो इकाई खोल दी। तो ऐसे अलग अलग इकाइयां खोलने के इकाइयों के विकास पर केंद्र पर आधारित है। ठीक है, इससे सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में महत्वपूर्ण हिस्से को बढ़ावा प्रदान किया जाएगा। ठीक है,
उसके बाद करें तो इसके तहत अगर आप निवेश करना चाहते हैं या कोई उद्योगपति हो या विदेशी निवेश हो, ठीक है, अगर निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र एक तैयार किया गया था, प्रायोरिटी क्षेत्र तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत जोधपुर, पाली, मारवाड़ प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर तक कांकणी औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है। मतलब आप अगर सेमीकंडक्टर जो भी इकाई लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आइए जोधपुर, पाली, मारवाड़, कंकाणी क्षेत्र औद्योगिक जो क्षेत्र है वहां पर पे आप सेमीकंडक्टर जो इकाइयां हैं वो लगाए, ठीक है। प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर ये विकसित किया गया है, या इस क्षेत्र को सबसे पहले प्रायोरिटी यानी कि सबसे पहले आइए और यहाँ पे आप जो सेमीकंडक्टर जो भी आप इकाई लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे लगाइए, ठीक है। ये प्रायोरिटी वाला क्षेत्र है, प्राथमिकता वाला क्षेत्र। निवेश प्रोत्साहन की बात करें तो निवेश प्रोत्साहन में पूंजीगत सब्सिडी भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी का 7% अतिरिक्त अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। मतलब जिस प्रकार भारत सरकार सेमीकंडक्टर मिशन संचालित है उसके तहत जो सब्सिडी मिलती है, उसके तहत जो सब्सिडी मिलती है, जो स्वीकृत पूंजी सब्सिडी मिलती है, उसके अतिरिक्त 60% अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। राज्य करों की बात करें तो 7 वर्षों तक प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। मतलब जो भी राज्य कर लगेंगे उनको 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी, मतलब कोई भी रुपया नहीं लगेगा, उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। बिजली ड्यूटी की बात करें तो 7 वर्षों तक 100% छूट दी जाएगी। बिजली जो शुल्क होगा, बिजली का जो खर्चा आएगा, मतलब आप जैसे सेमीकंडक्टर को इकाई लगाते हो उसके अंदर 7 वर्षों तक जो भी बिजली का खर्चा आता है वो 100% उसमें छूट दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा कोई भी चार्जेज जो है नहीं किए जाएंगे। उसके बाद हम बात करें भूमि रियायती दरों पर उपलब्ध करवाई जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी और भू रूपांतरण शुल्क में 75% तक की छूट मिलेगी। स्टाम्प ड्यूटी और भू रूपांतरण शुल्क में 75% तक की छूट मिलेगी। टर्न लोन पर 5% ब्याज का अनुदान दिया जाएगा। पर्यावरणीय परियोजनाओं पर लागत का 50% तक पूर्ति प्रदान की जाएगी। राजस्थान ग्रीन रेटिंग सिस्टम के तहत प्रमाणित इकाइयों को सहमति शुल्क में 50% या अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए तक की छूट मिलेगी। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 2 प्रमुख समितियों का गठन किया गया है, जिसमें एक है स्टेट लेवल सैंक्शन कमेटी और दूसरी है स्टेट एम्पावर्ड कमेटी। तो ये 2 कमेटियां बनाई जाएंगी जिसके तहत सेमीकंडक्टर जो नीति है उसका क्रियान्वयन किया जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी सेमीकंडक्टर नीति। उसके बारे में विस्तार से हमने अध्ययन किया है, क्या क्या बातें हैं, कौन नोडल एजेंसी है, प्राथमिकता वाला क्षेत्र क्या है, इसके अंदर जो निवेश प्रोत्साहन दिया जाएगा वो किस किस प्रकार दिया जाएगा, राज्य करों में कितनी छूट मिलेगी, बिजली ड्यूटी में कितनी छूट मिलेगी, स्टाम्प ड्यूटी में कितनी छूट मिलेगी, ठीक है। ये सारी जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। अगले विषय के बारे में बात करें तो राजस्थान विशुद्ध क्षेत्र स्थावर संपत्ति अंतरण प्रतिषेध एवं किराएदारों को बेदखली से संरक्षण विधेयक 2026 जारी किया गया है। अब इसके बारे में हम जानकारी से देखने वाले हैं, इसके अंदर क्या है, क्या विशुद्ध क्षेत्र आता है, ठीक है। बात करें राजस्थान विधानसभा ने 6 मार्च 2026 को इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित किया है। तो डेट याद रखनी है, 6 मार्च 2026 को। इसका उद्देश्य है सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जो क्षेत्र हैं वहां पे संपत्ति जो हस्तांतरण है, संपत्ति बेची जाती है, ठीक है, उसके नियंत्रण करना और जबरन विस्थापन को रोकना। यह कानून लागू होने के बाद राजस्थान इस प्रकार का कानून बनाने वाला गुजरात के बाद दूसरा राज्य बन गया है। तो ये कानून सबसे पहले गुजरात ने लागू किया था और उसके बाद में अब राजस्थान ने यह कानून लागू किया है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इस विधेयक का उद्देश्य है विक्षुब्ध डिस्टर्ब क्षेत्रों में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना, जनसांख्यिकीय संतुलन की रक्षा करना, किसी समुदाय विशेष के जबरन विस्थापन को रोकना। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो विक्षुब्ध क्षेत्र है उसकी परिभाषा क्या है, तो राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को सांप्रदायिक हिंसा, मतलब जैसे 2 संप्रदाय हैं, जैसे कोई भी संप्रदाय है उनके बीच में जब हिंसा होती है, दंगे होते हैं, अशांति होती है, उसकी आशंका होने पर उस क्षेत्र को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर सकती है। यह घोषणा सामान्यतः एक निश्चित अवधि तक होती है जिसमें लगभग 1 से 3 वर्ष तक के लिए लागू होती है और जिसे आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है। तो विक्षुब्ध क्षेत्र हमने देखा कि जहाँ पे जो सांप्रदायिक हिंसा होती है 2 समूहों के मध्य होती है या
किसी भी कारण को लेकर दंगा, हिंसा, अशांति का माहौल बनता है या माहौल बनने की आशंका होती है, तो राज्य सरकार क्या कर सकती है, उस क्षेत्र को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर सकती है और वह लगभग 1 से 3 वर्ष तक के लिए लागू रह सकता है और उसकी अवधि आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ाई भी जा सकती है। अब बात करें इस विधेयक का उद्देश्य क्या है, तो जो विक्षुब्ध क्षेत्र हैं वहां पे सांप्रदायिक सौहार्द रहे, मतलब वहां पे जो समुदाय रहते हैं उनके मध्य मेलजोल बना रहे, ठीक है, और वहां पे जनसांख्यिकीय संतुलन, जैसे मतलब जो बहुसंख्यक जो समुदाय रहता है वो अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर जबरन वहां से स्थानांतरण न करवा सके, जबरन उनकी जो संपत्ति है उसको बिकवा ना सके, ठीक है। इसके लिए वहां पे जनसांख्यिकीय संतुलन की रक्षा करना और किसी समुदाय विशेष के जबरन विस्थापन को रोकना, मतलब कोई बहुसंख्यक समुदाय है वो अल्पसंख्यक समुदाय पर जबरन उसके विस्थापन या उनको वहां पे नहीं रहने देता है, तो उसके तहत जो भी कार्रवाई की जाएगी उसके लिए यह विधेयक लाया गया है, ठीक है। तो ये था यह विधेयक। आगे अगर देखें तो इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं, तो अनुमति अनिवार्य है। विशुद्ध क्षेत्रों में संपत्ति के हस्तांतरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति अनिवार्य है। बिना अनुमति किए हस्तांतरण अवैध माना जाएगा। अगर आप विशुद्ध क्षेत्र के अंदर कोई संपत्ति बेच रहे हैं, हस्तांतरित कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अनुमति लेनी होगी। या तो आपको जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अनुमति लेनी होगी या राज्य सरकार द्वारा एक सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया जाएगा, उसकी लिखित अनुमति दी जाएगी, तभी आप उस संपत्ति को हस्तांतरित या बेच सकते हैं, ठीक है। दूसरा है डेमोग्राफी संरक्षण। यदि किसी संपत्ति के हस्तांतरण से किसी विशेष समुदाय की जनसंख्या संरचना प्रभावित होती है तो संबंधित आवेदन को निरस्त किया जाता है। जैसे कोई मतलब अल्पसंख्यक समुदाय है, ठीक है, वो अपनी संपत्ति हस्तांतरित करता है जिसके कारण वहां की जो अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या है वो प्रभावित होती है, तो उसके कारण भी वहां पे उस आवेदन को या उस संपत्ति के बेचने के जो भी आवेदन किया है उसको सरकार निरस्त कर सकती है। तीसरा देखें बाजार मूल्य की शर्त। संपत्ति को बाजार मूल्य से कम कीमत पर नहीं बेचा जा सकेगा ताकि दबाव या मजबूरी में सस्ते दाम पर बिक्री रोकी जा सके। मतलब जब भी मतलब जैसे हस्तांतरण हुआ, अनुमति प्रदान कर दी गई, ठीक है, और जनसंख्या भी प्रभावित नहीं हो रही है, लेकिन वहां पे जो उस संपत्ति का जो मूल्य था वो अधिक था लेकिन कम मूल्य पर वहां पे बेचा जा रहा है, तो वो भी मतलब वैध नहीं होगा, ठीक है, उसको भी मजबूरी मानी जाएगी, ठीक है। बाजार मूल्य की शर्तें, मतलब वो बाजार मूल्य से कम कीमत पर नहीं बेचा जा सकता, ठीक है। निर्णय की समय सीमा। संपत्ति हस्तांतरण के आवेदन पर एसडीएम को 3 माह के भीतर निर्णय देना होगा, जिसे विशेष परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है। मतलब जब भी हम जैसे कोई समुदाय है वो संपत्ति हस्तांतरण करता है एसडीएम के समक्ष, मतलब उनकी पूर्व लिखित अनुमति चाहिए ना, तो उसके अंदर समय सीमा निर्धारित की गई है कि 3 माह के भीतर ही एसडीएम को जवाब देना होगा। बैंक संस्थानों को छूट। यह कानून बैंकों या वित्तीय संस्थाओं का गिरवी संपत्तियों की नीलामी पर लागू नहीं होता है। मतलब जैसे हम बात करें कोई विश्व क्षेत्र घोषित किया गया है, वहां पे पूर्व में ही जैसे किसी बैंक से किसी ने लोन लिया है या वित्तीय संस्था से लोन लिया है और उसके तहत कोई संपत्ति गिरवी रखी है, जमीन है, मकान है, वो गिरवी रखी है, ठीक है, और उसके बाद में उस संपत्ति को अगर नीलाम किया जाता है बैंक के द्वारा या किसी वित्तीय संस्था द्वारा, तो वो क्षेत्र इसमें लागू नहीं होंगे, ठीक है। ये इसके मुख्य प्रावधान थे। और दंड का प्रावधान क्या है, तो नियमों के उल्लंघन और कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। इसमें दंड है जो वो 3 से 5 वर्ष तक का कारावास है और न्यूनतम 1 लाख या संपत्ति के मूल्य का 10% जुर्माना, जो भी इनमें से अधिक होगा वो जुर्माना दिया जाएगा। यह अपराध असंज्ञेय है और गैर जमानती है, इसके अंदर आपको जमानत नहीं दी जाएगी, ठीक है। अगर आप इसमें दोषी पाए जाते हैं तो इसमें आपको जमानत नहीं दी जाएगी। 3 से 5 वर्ष तक का कारावास है और जो संपत्ति बेची गई है उसका 10% जो मूल्य होता है वो या फिर 1 लाख रुपए, उन दोनों में से जो भी अधिक होगा उसका जुर्माना भी दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें प्रशासनिक प्रक्रिया, तो सक्षम पदाधिकारी एडीएम या जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि संपत्ति का हस्तांतरण स्वेच्छा से हो रहा है, कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है, उचित मूल्य पर हो रहा है और सामाजिक संतुलन को प्रभावित नहीं कर रहा हो, ठीक है। ये चीजें भी यहाँ पे देखी जाएंगी, तभी उस संपत्ति को विक्षुब्ध क्षेत्र में हस्तांतरित या बेचा जा सकता है।
तो आपने देखा कि विशुद्ध क्षेत्र क्या है, क्या विधेयक है, क्या क्या इसके अंदर प्रावधान है, क्या है उद्देश्य है, ठीक है, इसके अंदर दंड का प्रावधान क्या है, ठीक है, ये सारी जानकारी हमने देखी है, ठीक है। अब आगे हम बात करें तो राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान विधेयक 2026। राजस्थान विधानसभा ने 5 मार्च 2026 को इस संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया। यह विधेयक 1958 के मूल अधिनियम में बदलाव कर राज्य के व्यापारिक माहौल को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया था। मूल जो कानून है वो तो है 1958 का। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें संशोधन किया गया है। संशोधन जो किया गया है 5 मार्च 2026 को किया गया है, ठीक है। इसी के साथ ही इसी के कारण ही इसमें विधेयक 2026 कहा जाता है। प्रभावित तिथि, तो यह प्रभावित कब होगा, तो यह संशोधन 17 दिसंबर 2025 से प्रभावी माना जाएगा, जिससे इसे पूर्व प्रभाव में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य है व्यापार और उद्योगों को आधुनिक बनाना, कार्य कुशलता बढ़ाना, श्रम कानूनों को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप डालना, साथ ही रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, ठीक है। कार्य समय सीमा में परिवर्तन किया गया है। क्या परिवर्तन किया गया है, विधेयक के अनुसार कर्मचारियों के दैनिक कार्य समय को 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया गया है। हालांकि साप्ताहिक कार्य अवधि अधिकतम 48 घंटे ही रखी गई है, जिससे श्रमिकों के हितों का संतुलन बना रहे। इसमें बात की गई है कि जो कर्मचारी हैं, ठीक है, उनका जो दैनिक कार्य है समय है वो 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया गया है। मतलब लगातार जैसे हम कार्य करते हैं, जैसे 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, तो वो लगातार आप 9 घंटे की जगह 10 घंटे करवा सकते हैं। लेकिन साप्ताहिक जो कार्य अवधि रहेगी वो 48 घंटे ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं करवा सकते, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें विश्राम अंतराल। लगातार कार्य करने की अधिकतम अवधि को 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे किया गया है। इसके बाद कम से कम आधे घंटे का विश्राम देना अनिवार्य किया गया है। जैसे हम बात करें तो पहले जैसे 9 घंटे था उसको 10 घंटे किया गया है, ठीक है। और जो विश्राम की अवधि है वो 5 घंटे से बढ़ाकर के 6 घंटे की गई है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे हमने लगातार 9 घंटे कार्य कर रहा है कोई व्यक्ति, कोई कर्मचारी, तो 5 घंटे होने पर मतलब लगातार 5 घंटे होने के बाद में उसको विश्राम दिया जाता है। लेकिन अब 6 घंटे लगातार उसको काम करवाया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद में उसको आधा घंटे का विश्राम दिया जाएगा, ये अनिवार्य किया गया है इस अधिनियम के तहत, ठीक है। आगे बात करें ओवर टाइम का प्रावधान क्या है। ओवर टाइम की अधिकतम सीमा में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। अब एक तिमाही में 50 घंटे के स्थान पर 144 घंटे तक ओवर टाइम किया जा सकेगा, जिससे उद्योगों की उत्पादकता बढ़ेगी। मतलब 3 माह में लगातार 50 घंटे का प्रावधान था कि आप ओवर टाइम कर सकते थे। मतलब प्रतिदिन तो था 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे किया गया है, लेकिन महीने में 50 घंटे था। मतलब 50 घंटे एक 3 महीने की अवधि के अंदर आप 50 घंटे ओवर टाइम कर सकते हो। उसको बढ़ा करके अब वर्तमान में 140 घंटे कर दिया गया है, ठीक है। ये परिवर्तन हुआ है, ये भी याद रखना है आपको। बाल एवं किशोर श्रमिक संरक्षण विधेयक के तहत प्रशिक्षु की न्यूनतम आयु 12 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रखने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अतिरिक्त 14 से 18 वर्ष के किशोरों को रात्रिकालीन कार्य करने की अनुमति नहीं होगी, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। उसी के तहत हम बात करें तो पहले जो विधेयक के तहत जो क्रम मतलब बाल था या बालक था या किशोर था, उसकी आयु 12 वर्ष रखी गई थी, वो वर्तमान में उसको 14 वर्ष कर दिया गया है बढ़ा करके। और 14 वर्ष के जो आयु वर्ग के जो भी लड़के हैं, किशोर हैं, बाल हैं, उनको कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन उससे जो कम आयु के वर्ग के जो बाल हैं, किशोर हैं, उनको प्रतिबंध किया गया है, वो काम नहीं कर सकते। और 14 से 18 वर्ष तक के जो भी किशोर हैं उनको रात्रि में कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया है, वो कार्य कर नहीं सकते, उनकी सुरक्षा के लिए सुनिश्चित किया गया है। और मतलब जो दैनिक जो समय सीमा की जो अवधि रहेगी बाल व किशोर श्रमिकों के लिए वो अलग रहेगी, ठीक है। महिला कर्मचारियों से संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं। महिला कर्मचारियों के रात्रिकालीन कार्य से जुड़े मौजूदा नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, अर्थात पहले के प्रावधान यथावत लागू रहेंगे। अन्य विशेषताओं की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत संस्थाओं को 24/7 मतलब 24/7
संचालन की अनुमति देने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी इस अधिनियम के बारे में। ठीक है, कब का यह विधेयक था, संशोधन कब किया गया, प्रभावी कब से रहने वाला है, इसके अंदर पहले समय सीमा कितने घंटे की थी, 9 घंटे की थी, जिसे बढ़ाकर 10 घंटे किया गया है, और सप्ताह में आप 48 घंटे तक कार्य करवा सकते हैं। विश्राम का जो अंतराल होगा वो 6 घंटे के बाद में आधे घंटे का विश्राम दिया जाएगा। उसके बाद में ओवर टाइम की जो अवधि थी वो 50 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई है। बाल किशोर की जो आयु है वो पहले 12 वर्ष थी, उसे बढ़ाकर के 14 वर्ष कर दिया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के बाल एवं किशोरों को प्रतिबंधित किया गया है कार्य करने से, और उनको रात्रिकालीन में कार्य करने से भी प्रतिबंधित किया गया है। महिला कर्मचारियों के लिए पहले के प्रावधान लागू किए गए हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम इस विधेयक के माध्यम से हमने देखी। ठीक है, अगले विधेयक के बारे में बात करें तो महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय जयपुर, इसके लिए विधेयक लाया गया है। ठीक है, बात करें, राजस्थान विधानसभा ने 10 मार्च 2026 को महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2025 को ध्वनिमत से पारित किया। इस विश्वविद्यालय की स्थापना आमेर जयपुर में की जाएगी, जिसका उद्देश्य राज्य के खेल शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। हम बात करें महाराणा प्रताप खेल कूद विश्वविद्यालय की जो स्थापना है आमेर जयपुर में की जाएगी, ये तो आपको महत्वपूर्ण याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें जयपुर के आमेर क्षेत्र में स्थापित होगा। इसके लिए 2 लाख वर्ग मीटर भूमि चिन्हित की गई है, और इसके जो लागत आएगी वो लगभग 101 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। आमेर जयपुर में बनाया जाएगा। ठीक है, और 2 लाख वर्ग मीटर भूमि इसके लिए चिन्हित की गई है, और 101 करोड़ रुपए की इसमें लागत आएगी। यह विश्वविद्यालय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में कार्य करेगा, जहां उच्च स्तरीय कोचिंग मिलेगी, प्रशिक्षण मिलेगा और विशेषज्ञों का निर्माण किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र पूरे राजस्थान में होगा। राज्य के सभी सरकारी एवं निजी जो खेल महाविद्यालय, अकादमियां, शारीरिक शिक्षा संस्थाएं इससे संबंधित हो सकेंगी। तो यह एक उच्च स्तर की या सर्वोत्तम स्तर की संस्थान होगी। उसके नीचे सभी सरकारी निजी खेल विद्यालय, अकादमियां, शारीरिक शिक्षा संस्थाएं हैं, वो इसके नीचे कार्य करेंगी। ठीक है, प्रारंभिक चरण में प्रत्येक संभाग में एक एक खेल महाविद्यालय को इससे जोड़ा जाएगा। विश्वविद्यालय के अंतर्गत राज्य के विभिन्न संभागों में स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा निजी संस्थानों को भी इससे संबंधित किया जाएगा, जिससे खेल शिक्षा का व्यापक नेटवर्क तैयार हो सकेगा। ठीक है, एकीकृत कर दिया जाएगा, मतलब सभी चीजों की जो भी खेल से संबंधित जो भी अकेडमी है, विद्यालय है, महाविद्यालय है, संस्थान है, उनको महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय से जोड़ करके एकीकृत कर दिया जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण यही था कि महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय जयपुर के आमेर में खोला जाएगा। 101 करोड़ की यहाँ पे लागत की जाएगी, और यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, आगे बात करें राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026। राजस्थान विधानसभा ने 5 मार्च 2026 को राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया गया। यह एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार है जो छोटे और तकनीकी अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने पर केंद्रित है। यह विधेयक केंद्र के जन विश्वास अधिनियम 2023 की तर्ज पर राज्य स्तर पर लागू किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य यह है कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। साथ ही आम नागरिकों और व्यापारियों को अनावश्यक कानूनी जटिलताओं से राहत देना है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना भी इसका मुख्य लक्ष्य है। अपराध मुक्ति या एवं दंड सुधार। इस विधेयक के माध्यम से राज्य के 11 विभिन्न अधिनियमों में संशोधन किया गया है। इन संशोधनों के तहत मामूली उल्लंघनों पर कारावास की सजा का जो है प्रावधान था उसको समाप्त किया गया है। अब ऐसे मामलों में केवल आर्थिक दंड या नागरिक दंड लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त पहली बार किए गए छोटे उल्लंघनों पर पहले चेतावनी देने का प्रावधान अपनाया गया है, जिससे दंडात्मक दृष्टिकोण के स्थान पर सुधारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है। बात करें राजस्थान जन विश्वास विधेयक क्या है, तो इसके अंदर क्या है कि पहले जो भी कानून थे, ठीक है, जो लागू किए गए थे, मतलब छोटे छोटे जो अपराध थे उसके ऊपर भी कानूनी
जो कारावास की जो कारावास का प्रावधान किया गया था उसको समाप्त करके एक जो जुर्माना है, आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, मतलब छोटी सी गलती के लिए आपको कोई कानूनी सहायता या कारावास की सजा नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको बस एक आर्थिक रूप से एक छोटा सा हिस्सा देना होगा, जिससे आपको उस अपराध से छुटकारा मिल जाएगा। इस चीज का ये प्रावधान है, इस विधेयक का यही मतलब है। ठीक है, विश्वास आधारित शासन, यह विधेयक ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस की अवधारणा को मजबूत करता है। इसके अंतर्गत नागरिकों को व्यापारियों के लिए अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। अनावश्यक कानूनी विवादों में कमी आएगी। छोटे मामलों को अदालतों के बजाय प्रशासनिक स्तर पर सुलझाया जाएगा, जिससे न्यायालयों पर भी भार कम होगा। छोटे जो अपराध हैं, ठीक है, उनको आर्थिक रूप से कम किया जाएगा, जिसके कारण जो न्यायालय हैं उनके ऊपर जो भार है वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर बात करें हम प्रभावित प्रमुख कानूनों की, तो जिसमें वन अधिनियम है 1953 का, वेयर हाउसिंग एक्ट है 1958 का, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का, स्टाम्प अधिनियम 1998 का, साहूकारी वन अधिनियम 1963 का, गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 1989। अगर हम बात करें वन अधिनियम की, तो जैसे 3 भागों में बांटते हैं हम वन को, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। तो आरक्षित जो वन होते हैं उनके अंदर लकड़ी ले जाने का भी प्रावधान नहीं होता है। अगर कोई मतलब लकड़ी वहां से ले जाता है तो उसके लिए कारावास की जो उपबंध किया गया था उसको समाप्त करके उसके लिए एक आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। अगर कोई लकड़ी लेकर जाता है तो उसको जेल में न डालकर उसको एक आर्थिक दंड के रूप में एक राशि प्रदान की जाएगी, जिससे वह मुक्त हो जाएगा। क्योंकि वह एक छोटा सा अपराध था। ठीक है, क्योंकि वहां पे वो सूखी लकड़ी थी, वो किसी काम नहीं आ रही थी, किसी ने उठा ली और उसने अपने उपयोग में ले ली, तो वो पर अपराध एक छोटा अपराध था। ठीक है, वो बड़ा अपराध नहीं था जिसके कारण उसको सजा दी जाए। ऐसे नियमों में बदलाव किया गया है और छोटे अपराध के लिए आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यही इस अधिनियम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, आगे बात करें, जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें, वन अधिनियम के अंतर्गत अनजाने में मवेशी चराने जैसे छोटे अपराधियों पर अब जेल के बजाय केवल जुर्माना लगाया जाएगा। वेयर हाउसिंग एक्ट में बिना लाइसेंस भंडारण के लिए 1 वर्ष की जेल का प्रावधान था, जिसे बदलकर अधिकतम 50,000 रुपए के जुर्माने में परिवर्तित कर दिया गया है। पेयजल के दुरुपयोग के मामलों में भी कारावास समाप्त कर दैनिक जुर्माना 200 से 1,000 रुपए तक निर्धारित किया गया है। राज्यपाल की स्वीकृति एवं राजपत्र में प्रकाशन के बाद यह विधेयक राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025 का स्थान लेगा और पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। आगे बात करें, राजस्थान में चुनाव संबंधी जो नियम है 2026, उसमें बदलाव किया गया है। ठीक है, राजस्थान विधानसभा ने 10 मार्च 2026 को एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026, राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया है, जिससे स्थानीय चुनावों में उम्मीदवारों के लिए लागू 3 दशक पुराने प्रतिबंध को हटा दिया गया है। पृष्ठभूमि की बात करें तो 1995 में भैरों सिंह शेखावत सरकार ने के समय एक नियम लागू किया गया था। इस नियम के तहत पंचायत और नगरपालिका चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 2 बच्चों की सीमा निर्धारित की गई थी। 1955 में भैरों सिंह शेखावत के समय यह सीमा निर्धारित की गई थी कि पंचायत और नगरपालिका के जो चुनाव लड़े जाएंगे, जो उम्मीदवार होंगे, उनको अधिकतम 2 बच्चे हो सकते हैं। 2 से अधिक जो बच्चे होंगे वो चुनाव नहीं लड़ सकते। यदि किसी उम्मीदवार के 2 से अधिक बच्चे होते हैं तो वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। कानूनी संशोधन क्या है? राज्य सरकार ने राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 में संशोधन है। इन संशोधनों के तहत महत्वपूर्ण यह है कि पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 में परिवर्तन किया गया है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 में परिवर्तन किया गया है। बात करें पंचायत, तो पंचायतों से संबंधित जो अधिनियम था 1994 की धारा 19 में परिवर्तन किया गया है और नगरपालिका जो अधिनियम है 2009 का, उसकी धारा 24 में परिवर्तन किया गया है। तो आपको याद रखना है, पंचायत से संबंधित जो धारा है वो तो 19 है और नगरपालिका से जो धारा संबंधित है वो 24 है। ठीक है, बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ी? राजस्थान की कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट, वर्ष 1991 से 94 में 3.6 थी, जो अब घटकर लगभग 2 हो गई है।
फर्टिलिटी मतलब कुल प्रजनन तंत्र, मतलब ये से कि मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, या बच्चे जन्म लेते हैं, तो वो मतलब जैसे जैसे एक माता पिता हैं, उनके लगभग 3 बच्चे या 4 बच्चे होते थे पहले, ठीक है। तो अब वर्तमान में क्या है कि जैसे एक माता पिता हैं, उनके 2 ही बच्चे होते हैं, ठीक है। हम 2 हमारे 2 के तहत, ठीक है। इसलिए यह जनसंख्या नियंत्रण के लक्ष्य में काफी हद तक प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि वो प्रतिस्थापित हो जाते हैं, 2 माता पिता होते हैं, फिर 2 माता पिता से 2 संतानें उत्पन्न होती हैं, वो उनका स्थान ले लेती हैं। इससे क्या होता है कि जनसंख्या नियंत्रण बना रहता है, ठीक है। अगर जो दम माता पिता हैं वो अगर गुजर जाते हैं तो उनका स्थान जो है वो उनके बच्चे 2 हैं वो ले लेते हैं। सामाजिक न्याय से जुड़ा प्रावधान, पहले जो कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को खतरनाक रोग मानकर चुनाव लड़ने से रोका जाता था, अब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के अनुरूप इसे इस श्रेणी से हटा दिया गया है। अब कुष्ठ रोग से जो प्रभावित व्यक्ति है वो चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। यह एक सामाजिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। आपको याद रखना है, पंचायती राज है वो अधिनियम 19 धारा 19 और नगर पालिका की धारा 24 में संशोधन किया गया है। और पहले कुष्ठ रोग से जो प्रभावित व्यक्ति थे उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता, वर्तमान में यह समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। ये था हमारा राजस्थान में चुनाव संबंधी नियम 2026। उसके बाद हम बात करें, राजस्थान आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर में खोला जाएगा और उसके लिए विधेयक लाया गया है। राजस्थान विधानसभा ने 9 मार्च 2026 को राजस्थान आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 को ध्वनिमत से पारित किया। यह विश्वविद्यालय राज्य में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह विश्वविद्यालय अजमेर में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय MDSU परिसर से लगभग 11.93 हेक्टेयर लगभग 102 बीघा भूमि आवंटित की गई है। विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपए का अनावर्ती व्यय अनुमानित है, जबकि संचालन के लिए प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए का आवर्ती व्यय प्रस्तावित है। मतलब स्थापना में तो 25 करोड़ रुपए की लागत आएगी, ठीक है। और प्रतिवर्ष जो खर्च किया जाएगा, मतलब प्रतिवर्ष जैसे खर्चा आएगा विश्वविद्यालय संचालन में, तो उसके लिए 2 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। और जो भूमि है वो 11.93 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय परिसर के साथ है। इस विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य है स्वस्थ राजस्थान से समृद्धि राजस्थान के लक्ष्य को प्राप्त करना। इसके अंतर्गत आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा जैसी पारंपरिक पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को सशक्त बनाना तथा आधुनिक शोध के साथ जोड़ना प्रमुख लक्ष्य है। पाठ्यक्रम एवं अनुसंधान की बात करें तो यह विश्वविद्यालय आयुर्वेद, यूनानी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध एवं होम्योपैथी जैसे विषयों में उच्च शिक्षा अनुसंधान प्रदान करेगा। साथ ही यह संस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियां संचालित करेगा। विशेष महत्व, जोधपुर स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के बाद राज्य का दूसरे राजकीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय अजमेर में खोला जा रहा है। पहला आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय राजस्थान का है वो जोधपुर में है, जिसका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय। उसके बाद में राज्य का दूसरा जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय है वो अजमेर में खोला जाएगा। इसके अलावा अजमेर में से पहले ही आयुर्वेद निदेशालय स्थित है होने के कारण इस विश्वविद्यालय के और समन्वय में सुविधा संचालित होगी। प्रशासनिक संरचना की बात करें तो विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न बोर्डों जैसे प्रबंधन बोर्ड, विद्या बोर्ड, वित्त बोर्ड और अनुसंधान बोर्ड का गठन किया जाएगा। जो विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न बोर्ड जैसे वहां पे किस प्रकार की विद्या प्रदान की जाए, उनका प्रबंधन किस किया जाए, वित्त बोर्ड वित्तीय प्रबंधन करना, ठीक है। इन सब में इसका महत्वपूर्ण योगदान इन बोर्डों के द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिससे इस विश्वविद्यालय का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके। तो यहीं तक हमारे जो क्वेश्चन थे जो हमने पढ़े, मतलब नीतियां और विधेयक के तहत मार्च 2026 में कौन सी नीतियां आई और कौन से विधेयक यहाँ पे पारित किए गए, वो हमने यहाँ पे इस वीडियो में हमने देख लिए हैं। यहीं पे हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और सभी को जय हिंद, जय भारत।